नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा। कश्मीर के पहलगांव में आतंकी हमले के बाद राजस्थान बॉर्डर पर अब हाई अलर्ट है। सीमावर्ती क्षेत्रों में विशेष तौर पर निगरानी रखी जा रही है। बीएसएफ, पुलिस, इंटेलिजेंस, सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर हैं, क्योंकि वेस्टर्न सेक्टर में भी पाकिस्तान पोषित आतंकी संगठनों के नए गठजोड़ सामने आ रहे हैं। राजस्थान बॉर्डर के पास पाकिस्तान के बहावलपुर में आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के मुख्यालय में हमास के लड़ाकों की एंट्री होने की जानकारी सुरक्षा और इंटेलिजेंस एजेंसियों की कान में आ चुकी है और वहां बड़ी संख्या में आतंकी लड़ाकों के रिक्रूटमेंट का भी अंदेशा जताया जा रहा है। वेस्टर्न सेक्टर में फिर से पाकिस्तान के टेरर कैंप एक्टिव होना यह चौंकाने वाली और चिंताजनक बात भी है। वहीं खाजूवाला बॉर्डर से 100 किलोमीटर की दूरी पर टेरर कैंप होने की जानकारी मिली है। राजस्थान की 1070 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सरहद पाकिस्तान से लगती है। मिडिल ईस्ट देशों के बाद पहली बार भारत में पश्चिमी क्षेत्र को निशाना बनाने के लिए पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी आईएसआई ने हमास और जैश के नेताओं के साथ मीटिंग की है। और पिछले दिनों जामिया मस्जिद सुभान अल्लाह परिसर में हुए तकरीर के कई वीडियो भी सुरक्षा एजेंसियों के हाथ लगे थे। वहीं आतंकी संगठन लश्कर से जुड़े टीआरएफ ने बाहरी लड़ाकों की भर्ती की है और जैश ने भी हमास से हाथ मिलाया है। सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दिनों में वेस्टर्न सेक्टर में लेबनानी हिजबुल्लाह जैसे संगठन की एंट्री बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि हमास के लड़ाकों को वेस्टर्न सेक्टर में आतंकी के तौर पर इस्तेमाल करने की पाकिस्तानी आतंकी संगठनों की तैयारी है। और राजस्थान की पश्चिमी सीमा भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। पीएम मोदी ने आतंकियों को कड़ा संदेश दिया। आज उनकी बची कुची जमीन भी मिट्टी में मिला देंगे और जो कायराना हमला भारत की आत्मा पर किया उसका आतंकियों को कल्पना से भी बड़ा सबक सिखाया जाएगा। राजस्थान सीएम भजनलाल शर्मा ने एक दिन पहले कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक की, जिसमें सभी अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रखने के लिए कह दिया गया है। वहीं राजस्थान बॉर्डर पर बीएसएफ ने अतिरिक्त चेक पोस्ट लगाए हैं। सीमावर्ती इलाकों से निकलने वाले भारतमाला हाईवे की चौकसी बढ़ा दी है। सभी आने जाने वालों को चेक किया जा रहा है। कई गोपनीय और जरूरी कदम उठाए गए हैं। और आज सबसे बड़ा मुद्दा में हम इसी पर चर्चा करेंगे कि खौफनाक आतंकी जो प्लान तैयार किया जा रहा है कश्मीर टू राजस्थान, आज उस पर हम सबसे पहले चर्चा करेंगे। खास मेहमान भी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ेंगे। लेकिन कई चीजें इसमें सामने आई हैं और आज एक और बड़ी बात इसमें सामने आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कई चीजें, कई बातें साफ की गई हैं, जिसमें बड़ी बातें यह हैं कि हमला जो है वो किया जाएगा, समय आने पर किया जाएगा और बहुत करारा प्रहार किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने आज क्या कहा है, जरा वो आपको दिखाते हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने मासूम देशवासियों को जिस बेरहमी से मारा है, उससे पूरा देश व्यथित है। कोटि कोटि देशवासी दुखी हैं। सभी पीड़ित परिवारों के इस दुख में पूरा देश उनके साथ खड़ा है। जिन परिवारजनों का अभी इलाज चल रहा है, वे जल्द स्वस्थ हो, इसके लिए भी सरकार हर प्रयास कर रही है। इन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है।
तो सीमा पार से जो आतंकवाद हमेशा से पनपता रहा है, वहां से जब समय समय पर इस तरीके की घटनाएं को अंजाम दिया जाता है, तो अब वो सही समय है जब करारा प्रहार करना पड़ेगा। और यही इस वक्त देश भर के अंदर से आवाज उठ करके सामने आ रही है। और सबसे पहले जरा जो रणनीतिक तौर पर जो बड़े फैसले लिए गए हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, और साथ ही साथ ये भी समझेंगे कि बड़ा प्लान क्या है, जो बड़ा बदला है वो क्या और किस तरीके से लिया जाएगा, उसके लिए क्या एक्शन प्लान तैयार किया जा रहा है, वो सभी चीज़ें हम समझेंगे। एक बड़ा और खास पैनल हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने जा रहा है, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि हमने आपको प्रधानमंत्री का वो स्टेटमेंट भी सुनाया, वो दिखाया प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट, जिसमें उन्होंने बताया कि इस बार बड़ा कड़ा और बड़ा प्रहार किया जाएगा, जो सोचा भी नहीं है उससे परे वो रिएक्शन जो है वो भारत की तरफ से मिलेगा। और दुनिया भर के अंदर कहीं पर भी अगर आतंकवादी हैं, उनके सरगना हैं, उनको पनाह देने वाले लोग हैं, तो उनके खिलाफ भी जो है बड़ा एक्शन लिया जाएगा, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो। चलिए जरा बिना समय गवाए जरा जल्दी से आगे बढ़ते हैं। और इस बीच हमारे साथ कुछ खास मेहमान कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। हमारे साथ पूर्व इन्फेंट्री ऑफिसर कर्नल संजय पांडे जी कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। सर बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट भगवान सिंह जी कार्यक्रम में है। सर बहुत स्वागत है आपका भी। हमारे साथ कमर आगा सर हैं, इंटरनेशनल अफेयर एक्सपर्ट हैं। सर बहुत स्वागत है आपका भी। मैं कमर आगा सर आपसे ही शुरुआत कर रहा हूं। जो रणनीतिक तौर पर जो बड़े फैसले लिए गए हैं, सबसे पहले उनका इंपैक्ट पाकिस्तान पर क्या होने जा रहा है, और साथ ही साथ अब पाकिस्तान की तरफ से भी कुछ कोशिश की गई है कि वो डराए धमकाए या कुछ ऐसा करने की कोशिश करे, अपनी खींच बिटाने की कोशिश करे, उसके लिए भी कुछ कोशिश की गई है। कितना असर पड़ेगा उसका? मैं समझता हूं आज जो प्रधानमंत्री की स्पीच थी उससे पाकिस्तान देश, लोग वहां के वो काफी घबरा गए होंगे, इसलिए कि वो जानते हैं पाकिस्तान की सेना और उसकी हकीकत को बहुत अच्छी तरह से समझ चुके हैं। पाकिस्तान के लोगों में अब सेना के प्रति कोई मोहब्बत या कोई इस तरह की चीज़ें नहीं है जैसे पहले थी। पहले समझते थे कि सेना उनको बचा लेगी, पहले समझते थे, लेकिन अब वो ये जिस तरह की बातें वहाँ पे हो रही हैं, वो कह रहे हैं कि सेना सारी जंगें हार गई, सेना करप्ट है, सेना इनएफिशिएंट है, सेना पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम है, सेना के पास कोई सलूशन नहीं है, समाधान नहीं है किसी भी समस्या का। वो ये भी समझ गए होंगे अब कि ये जो किया है जनता, मोदी जी के ने जो कहा है आज, वो इसका बदला जरूर लेंगे और बहुत करारा बदला लेंगे। और बदला इस किस्म का होगा कि मैं समझता हूँ कि उसके ये लोग कभी सोच भी नहीं पाए होंगे, और पाकिस्तान की सेना उसको एक लफ्ज़ हिंदी में झेल भी नहीं पाएगी। उसकी वजह यह है कि अगर ज़रा भी कोई बड़ा एक्शन होता है तो दूसरे से बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में उससे बड़ा हलचल हो जाएगी वहाँ के ऊपर। उसका कारण ये है कि अगर ये इनकी सेना इस तरफ इन्वॉल्व होती है तो उधर से अगर विड्रॉ करती है या कमी भी होती है थोड़ी, तो उनको और राहत मिल जाएगी और उनके ऑपरेशंस और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अगर ज़रा भी ये सेना वीक हुई तो अभी तक अफगान जो तालिबान हैं वो पाकिस्तान के तालिबान को सपोर्ट कर रहे हैं। अगर कुछ वो हुआ तो अफगान तालिबान भी खैबर पख्तूनख्वा में एंट्री ले सकते हैं, इस तरह की खबरें मिल रही हैं। दूसरी बात ये भी है कि इकोनॉमिकली तो वो हैं बेइंतहा वीक, और उनके पास जो है 3 महीने का भी फॉरेन रिजर्व रहता नहीं है। कभी चाइना से उधार मांगते हैं तो कभी वर्ल्ड बैंक से, कभी दूसरी जगहों से, और वो अब उनको उसमें दिक्कत हो रही है। और अगर ये ज़रा भी युद्ध हो जाता है या कुछ हो जाता है तो उनके लिए एक बहुत बड़ी समस्या, इकोनॉमिक कास्ट जो है, सिर्फ इंडिया अगर बॉर्डर के ऊपर अपने फौज को डिप्लॉय कर दे खाली, उसी पे इनका बिलियंस ऑफ डॉलर खर्चा हो जाएगा जो उनके पास नहीं है। दूसरी बात यह है कि इनको पहले अरब देशों से पैसा मिल जाता था, अब अरब देशों ने भी हाथ खींच लिया है। अरब देशों के संबंध भारत से बहुत अच्छे हैं, बल्कि वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान जो है ये तो एडिक्टेड टू लोन, जब देखो पैसा मांगता रहता है, कुछ वहाँ पे कुछ डेवलपमेंट वर्क उनका कहना है नजर नहीं आता, सारा पैसा गायब हो जाता है।
तो पाकिस्तान एक लाइबिलिटी बन गया है सभी के ऊपर। हाँ। और उनको कहीं से मदद ज्यादा मिलने की उम्मीद मुझे नहीं लगती। नहीं है। टर्की भले 2-4 स्टेटमेंट दे दे तो दे दे, वो भी उनकी कोई दूसरी यानी कि मदद ये जो खास नहीं कर स्टेटमेंट आ रहे सकती। हैं वो सिर्फ दिखावे के लिए हैं, ये गीदड़ भभकी की तरीके से ही हैं। मैं इस बीच थोड़ा सा आगे बढ़ूं, लेकिन उससे पहले हमारे साथ बीएसएफ के पूर्व आईजी पुष्पेंद्र सिंह राठौर जी भी कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी पर। लेकिन उससे पहले मैं भगवान सिंह जी से एक रिएक्शन लेना चाह रहा हूँ। सर, ये देखिए, आप खाजूवाला बॉर्डर के पास 100 किलोमीटर की रेंज में, आप सीमा के उस पार, वहाँ हमास के लड़ाकों के आने की जानकारी है। ये कहा जा रहा है कि भाई लश्कर का जो संगठन है वो वहाँ हमास के लड़ाकों को इकट्ठा कर रहा है और वहाँ से हमला करने की जो तैयारी है वो उनकी तरफ से की जा रही है। अगर ऐसा होता है, क्योंकि हमें हर परिस्थिति पर नज़र बना करके रखनी चाहिए, अगर ऐसा होता है तो हमारी तैयारी क्या होनी चाहिए, किस तरीके से होनी चाहिए और कितना हमें खतरा है उनसे? राजस्थान में किसी जगह पे, ये तो मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा उनको हम क्रेडिट दे रहे हैं, लेकिन यस, जरूर वो इन्फिल्ट्रेट करके, जैसे भी कोई भी कार्रवाई अंदर टेररिज्म की, कोई सबोटाज या कोई जैसा टेररिस्ट एक्शन हुआ है कश्मीर में, पहलगांव में, इस तरह का वारदात कर सकते हैं। दूसरा, उनसे खतरा हमें ये राजस्थान को ही नहीं है, क्योंकि राजस्थान बहुत बड़ी बॉर्डर है, 1070 किलोमीटर, आप समझिए कितना बड़ा बॉर्डर है। और इतने धोरों का ये देश है, यानी टिब्बे टिब्बे हैं, तो टिब्बों में इन्फिल्ट्रेट करना कोई खास मुश्किल नहीं होता है। जिस तरह से जम्मू एंड कश्मीर में जंगल एरिया है, पहाड़ी है, नाले हैं, झाड़ियां हैं, जंगल हैं, तो उनमें से इन्फिल्ट्रेट करना आसान होता है। इसी तरह से राजस्थान बॉर्डर पे, इंटरनेशनल बॉर्डर पे इन्फिल्ट्रेट करना आसान हो सकता है। दूसरा, जो वो करते भी आए हैं, हथियार सप्लाई करना इस एरिया के थ्रू। तीसरा, क्योंकि वो बॉर्डर को, इंटरनेशनल बॉर्डर को, जैसे कठुआ में, सांबा में और जम्मू एरिया में इन्होंने एक्टिव कर दिया है, इसी तरह वो इस एरिया में भी एक्टिव करना चाहते हैं, जिससे क्या हो कि कश्मीर पे जो सिक्योरिटी फोर्सेस का जो असर हुआ है वो थोड़ा वहाँ कम होगा। वहाँ से हो सकता है सिक्योरिटी फोर्सेस को इधर लानी पड़ जाए उनके हिसाब से। तो कहने का मतलब यही है कि पाकिस्तान का इरादा पूरे इंटरनेशनल बॉर्डर और एलसी को एक्टिव करने का है, जिससे हमारे जो फोर्सेस हैं वो पूरे इलाके में बटे रहें और डिप्लॉय होते रहें, और वो थोड़े से कुछ एक टेररिस्ट और कुछ एक बाहर के जो इंटरनेशनल टेररिस्ट हैं, हमास के हैं या जैसे एलईडी के कोई हैं, जो भी हैं, चाहे तालिबान के हों, इनको एम्प्लॉय करके और एक खौफनाक स्थिति पैदा करें, डर भय पैदा करें और एक किस्म का टेरर फैलाने की कोशिश करें, तो इससे एक जनता का मनोबल डाउन होगा। लेकिन ये मेरे ख्याल से इतना आसान नहीं है जितना वो सोच सकते हैं। चाहे कितना वो टेरर कैंप यहाँ पे स्थापित कर दें, JNK में करके क्या किया उन्होंने, जो भी टेररिस्ट होगा उसकी एक शेल्फ लाइफ होती है, शेल्फ लाइफ ज्यादा से ज्यादा 6 महीने। वो यदि इन्फिल्ट्रेट कर गया तो वो 6 महीने ज्यादा से ज्यादा ऑपरेट कर सकता है, उसके बाद में हो जाना है तो खत्म हो जाएगा। ऑफ कोर्स वो दूसरे आ जाएंगे, लेकिन इससे उनको कोई बहुत बड़ा मुद्दा हासिल होने वाला नहीं है। और ये गलत समय पर गलत जो है उन्होंने एक हमला कर दिया था और इसका बड़ा ज़्यादा भुगतान उनको करना पड़ेगा। खैर, कर्नल संजय पांडे जी हमारे साथ हैं। मैं सर आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि अब आगे का क्या रूट प्लान, ऑप्शंस क्या हैं हमारी सरकार के पास, क्या क्या होने की संभावना है, मतलब किस तरीके से इसका जवाब दिया जा सकता है? पहले तो मैं आपका धन्यवाद देता हूं, आपने मेरे को अपने प्रोग्राम में शामिल किया। और इसी के साथ साथ मेरी आवाज आ रही है आपके पास? जी बिल्कुल सर, आपकी आवाज आ रही है। हाँ। इसी के साथ साथ मैं उन सभी मृतक परिवारों को सांत्वना भी देना चाहूंगा जो पहलगाम के हादसे में जो मृत्यु प्राप्त की जिन्होंने। जहां तक इंडिया के पास ऑप्शंस का सवाल है, इंडिया के पास ऑप्शंस तो बहुत है, लेकिन वो शायद यहाँ पर डिस्कस करने उचित नहीं होंगे। लेकिन ये एक भरोसा तो है कि इस सरकार में और जो इंडियन आर्मी की पहल अभी तक रही है, जैसा अभी ब्रिगेडियर भगवान साहब ने भी बताया कि जो भी हमारे
इन्फिल्ट्रेशन के ग्रिड है उसको टाइट किया जाएगा सबसे पहले। सर्विलेंस को और बढ़ाया जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस की हमारे पास में बहुत सारी चीज़ें आ गई जिससे कि हम सर्विलेंस को 24/7 सर्विलेंस को बढ़ा सकते हैं, और कोई भी हरकत उधर से अगर होती है तो उसका मुंह तोड़ जवाब हम देने के काबिल हैं, इसमें तो कोई शक नहीं। यहाँ पर एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, जैसे अभी आपने प्रधानमंत्री का भाषण भी सुनाया, और एक सबसे बड़ा मैसेज जो गया है पूरे विश्व में कि हमारे प्रधानमंत्री सऊदी अरेबिया में थे और वो अपने कार्यक्रम को छोड़ करके वापस आए हैं कि 28 भारतीय के साथ भी अगर कोई हादसा हो जाता है तो प्रधानमंत्री उसको ऐसे नहीं छोड़ेगा। सऊदी अरेबिया जहां से कि एक एपी सेंटर है इस्लाम का, जो कि मक्का मदीना हम बोलते हैं, हाँ। वहां से प्रधानमंत्री आ गए हैं और उन्होंने एक मैसेज पूरे विश्व को दे दिया है कि ये आराम से नहीं लिया जाएगा, इस चीज को हम ऐसे ही हल्के में नहीं लेंगे। और उसके बाद में बहुत सारी हदबंदियां लगा दी हैं इंडियन गवर्नमेंट ने, उसका भी असर होगा। हाँ। और आजकल जैसे आपको पता है कि बड़ा इंटीग्रेटेड वॉरफेयर है, या हाइब्रिड वॉरफेयर है, सिर्फ हमको लड़ाई ही नहीं लड़नी, और बहुत सारे एवेन्यूज हैं जिसकी वजह से और जिसकी मदद से हम पाकिस्तान के ऊपर में करारा प्रहार कर सकते हैं। ठीक है, वो सारा होगा। हाँ ठीक है। मैं इसमें जरा मैं पुष्पेंद्र सर को भी जोड़ रहा हूँ। पुष्पेंद्र सर, एक चीज़ बताइए कि आप ये बॉर्डर के आसपास का, खास करके राजस्थान के साथ जो लगते, क्योंकि राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भी बहुत अलर्ट मोड पर कहा, जितने भी सुरक्षा एजेंसियां उनको अलर्ट कर दिया, जितने वहाँ पर पोस्ट हैं वहाँ पर बंकर बनाने के लिए बोल दिया गया पहले से एहतियाती तौर पर। और ये माना जा रहा है, जो रिपोर्ट्स मिल रही हैं और कुछ ऐसे वीडियोज़ भी मिले हैं एजेंसीज़ को कि जो खाजूवाला के पास से जो लगता हुआ बॉर्डर है सीमा पार का, वहाँ पर जो लड़ाके अगर आ रहे हैं हमास के, तो इसके लिए हमें और ज़्यादा प्रैक्टिस और तैयारी करने की ज़रूरत है, और ज़्यादा वहाँ पर हमें कुछ और अलग से करने की ज़रूरत है। तो मैं आपको बता दूं कि ये एरिया मैंने गार्ड किया था, मैं डीआईजी सेक्टर बीकानेर था, ये खाजूवाला मेरे अंडर कमांड था, और इस एरिया के बारे में मैं बहुत डिटेल में जानता हूँ। और ये जो इन्फॉर्मेशन, क्योंकि मैं आई रिटायर्ड, ये जो इन्फॉर्मेशन आई है भावलपुर में, जो हमास का जो आप बता रहे हैं, नेट के इनके जो टेररिस्ट इकट्ठे हुए ट्रेनिंग ले रहे हैं, ये इन्फॉर्मेशन ऑफकोर्स पहले भी हमें आती रहती थी। इट ऑल डिपेंड्स कि आपके सामने कौन कमांडर है इस वक्त। वहां पे क्या होता है कि जो रेंजर्स का जो कमांडर होता है उसकी इंफॉर्मेशन बीएसएफ को रहती है, हमारे इंटेलिजेंस ब्रांच को ए टू जेड इंफॉर्मेशन रहती है, और कमांडर्स का जो क्रेडेंशियल्स है सबको पता है कि कमांडर किस तरह का है। तो इस तरह के जो कमांडर वहां होते हैं तो हमें पता चल जाता है बीएसएफ को कि यहाँ पे ये कोई ना कोई गलत हरकत कर सकते हैं। हाउएवर बीएसएफ इज वेरी वेल प्रिपेयर्ड। बीएसएफ का जो राजस्थान का बॉर्डर, जैसा कि 1000 किलोमीटर से भी ज्यादा बॉर्डर है, और वो बॉर्डर इतना इजी नहीं है कि वो नेगेट करे, दैट टू इन हॉट समर। इस कंडीशन के अंदर आप देखिए जहाँ पे 50 डिग्री टेम्परेचर चल जाता है, हमारे जवान तो ऑलरेडी मुस्तैद हैं, वो अलर्ट हैं। और हमने अभी पिछले 3-4 साल में काफी हमने डिफेंस वर्क इस तरह से किया है ताकि कोई भी गुंजाइश ना हो कि कोई इन्फिल्ट्रेट करे या कोई मिस एडवेंचर करे। पहले भी बीच में एक इंसिडेंट हुआ था खाजूवाला और सतराना के बीच में, जहां पे कर्नल साहब आए थे। इस चीज को मीडिया में ज्यादा हाईलाइट नहीं किया गया था। उसने, मैं डीआईजी था तब, उन्होंने वहां पे मिस एडवेंचर करने की कोशिश करी थी। आप देखिए कि रूल्स बने हुए हैं कि 150 गज के एरिया में कोई कंस्ट्रक्शन वर्क वो नहीं करेंगे इंटरनेशनल बॉर्डर से। सिमिलरली हमारी जो फेंसिंग है वो भी 150 गज पे पीछे है। ये कर्नल साहब उधर आए आर्मी के रेंजर्स में, और उन्होंने वहां पे कुछ डिफेंस वर्क चालू किया था बिल्कुल जीरो लाइन के पास। उन्होंने आरसीसी की बेंचेस बनानी शुरू कर दी थी। हमें पता चल गया था कि ये खुरापाती कर्नल साहब है, ये कुछ न कुछ हरकत करेंगे, और बड़ा इशू बन गया बिकॉज पीसफुल बॉर्डर है। वहां पे आप ऐसे ओपनली जैसे एलसी पे फायरिंग होता है वैसे आप फायरिंग नहीं कर सकते। लेकिन वो हमारा प्रोटेस्ट नोट भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। उसके बाद जब हमारे पर काफी जो ऊपर से भी प्रेशर आया कि ये तो बनाए जा रहे हैं 15-16, उन्होंने आरसीसी की बेंचेस बना दी, और जब उनसे बात करते हैं तो बोला साहब हमने तो हमारे जवानों को बैठने के लिए बनाई है। बट वो उस कर्नल साहब का दिमाग ये था कि अगर मौका मिलेगा तो बीएसएफ के ऊपर धात लगाकर वो बिल्कुल जीरो लाइन से अटैक कर सकता है, फायर कर सकता है, उनको इंजरी कर सकता है। यानी कि जो कमांडर हैं उनके क्या नज़रिया है, वहाँ पर कौन अभी लीड कर रहा है, उसके नज़रिए से समझ में आता है कि क्या वो किस हद तक जाएंगे या क्या वो प्लान कर सकते हैं। मैं इसमें कमर आगा सर को जोड़ रहा हूँ। सर, इसमें एक चीज़ बताइए कि आज प्रधानमंत्री का जो स्टेटमेंट कि जो सोचा भी नहीं है उससे बढ़ करके हमला किया जाएगा,
उससे उससे बड़ा और करारा प्रहार जो है वो किया जाएगा। इसको किस तरीके से देखते हैं हम क्योंकि ये एक बदला सिर्फ नहीं रह गया है। उन्होंने कहा कि आपने अस्मिता के ऊपर हाथ उठाया है, ये भारत की अस्मिता के साथ आपने छेड़छाड़ की है, यह बड़ा गलत हुआ ये। देखिए, पहली बात तो ये कि पूरी जो प्लानिंग होगी वो ये है कि ये जितने आतंकवादी संगठन हैं इनकी बिल्कुल कमर तोड़ दी जाए, और साथ में ये होगा कि ऐसे ऑपरेशन होंगे जिससे पाकिस्तान की सेना को काफी क्षति भी पहुंचेगी। तो क्या होगा ये तो कहना बड़ा मुश्किल है। ऑप्शंस बहुत से हैं इनके पास, और टीवी पे ये डिबेट में भी नहीं आ सकते, और ना कोई आर्मी वाला हम लोग को बताएगा। लेकिन ये है कि बहुत वेल प्लान्ड होगा, बहुत सी चीजें होंगी। और दूसरी तरफ मैं फिर एक बार ये कहूंगा, अगर जरा भी एक्शन हुआ तो दूसरी तरफ बलोच और खैबर पख्तूनख्वा वाले जो वहाँ पे लोग हैं वो भी इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करेंगे। अच्छा, बहुत लंबे समय से वहाँ भी विरोध चल रहा था। ये इसीलिए मैंने कहा उनके यहाँ जो सेनाएं हैं और उनके यहाँ जो चीजें, उनको केवल अच्छे असलहों की जरूरत है जो उनके पास नहीं है। खैबर पख्तून तालिबान को तो मिल गए हैं अमेरिकन वीपन, उनको अफगान तालिबान ने दे दिए हैं, लेकिन इनके पास बहुत खराब वेपन्स हैं, बहुत अच्छे वेपन नहीं। जो कुछ छीन लिए हैं इन्हीं ने सेना से वो तो हैं। दूसरी बात ये कि एक चीज मैं यहाँ पे कहना चाहूँ कि हमास इस युद्ध में नहीं आएगा। उसके कारण कई एक है कि भारत की सपोर्ट हमेशा फिलिस्तीन को रही। दूसरी बात ये कि लश्कर तैयबा और ये सब जितने भी संगठन है खुराफाती, ये सब देवबंद तहरीक से जुड़े हुए हैं जो हमास के खिलाफ है। हमास जो है वो इस्लाम इख्वान मुस्लिमीन है और उसके ये लोग बहुत खिलाफ हैं, ये भी खिलाफ हैं, वहाबी मूवमेंट भी उसके खिलाफ है। तो मुझे नहीं लगता कि वो आएंगे। और दूसरे वो अपनी युद्ध में इतना लेकिन जो ये पहलगाम में जो अटैक हुआ सर, टेररिस्ट अटैक जो था, उसमें पैटर्न तो कुछ हमास जैसा ही था। पैटर्न तो इनको मिल जाएगा। पैटर्न तो ये स्टडी करते रहते हैं, वो मिल जाएगा। कुछ मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं, कुछ डिसिडेंट हैं, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो पहले हमास में थे, उनको हायर किया जा सकता है, लाया जा सकता है मर्सिनरी की तरह। इनके पास एक तो काफी बड़ी संख्या में जो वो हैं अलकायदा के मर्सिनरी जो है बहुत, वो इनके पास बहुत हैं। और दूसरी बात ये हिजबुल्लाह का तो कोई सवाल ही नहीं, वो तो शिया ऑर्गेनाइजेशन है, शियों के तो ये रोजाना आए दिन मारते रहते हैं और डिपेंडेंट है वो ईरान के ऊपर। तो मैं तो नहीं समझता कि हिजबुल्लाह कभी भी सोचेगी भी। दूसरे कोई इनका हिस्ट्री भी नहीं रही है हिजबुल्लाह की कि किसी तीसरे या दूसरे मुल्क में जाके ऑपरेशन करने की। ये हमास का ये हो सकता है कि कुछ फिलिस्तीनी इनके हत्थे लग गए हों, जो वहां पे बहुत से संगठन है, वहाँ पे हमास के अलावा और दूसरे भी संगठन है, हर किस्म के हैं संगठन, उनके लोग आ सकते हैं। हमास के तो ये बहुत खिलाफ रहे हैं, और कभी फिलिस्तीन को सपोर्ट भी इन लोगों ने नहीं किया है। और क्योंकि इनके जुड़ाव जो था वो अलकायदा से था, वहाबी मूवमेंट से था, और देवबंद बहुत उससे ज़्यादा जुड़ी हुई है पाकिस्तान की। इंडिया की देवबंद फ़र्क है वहाँ से। तो वो लोगों को जो कुछ रिश्ते हैं अलकायदा वाले, और अलकायदा वाले फिलिस्तीन में भी आपको मिलेंगे, और अफ्रीका में भी बहुत एक हैं, फिर उसके अलावा सीरिया में बहुत हैं, इराक में भी उनके स्लीपर सेल हैं। वहाँ से अरब इनको ज़रूर मिल जाएंगे, चाहे वो फिलिस्तीनी हो या इस किस्म के हों। ये मैं इन मूवमेंट्स को बहुत करीबी से वॉच करता रहा हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो हमास की इसमें एंट्री नहीं होगी। मुल्क मुश्किल है एज ए ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, मैं इसमें जरा पुष्पेंद्र सिंह जी को भी जोड़ लेता हूँ। पुष्पेंद्र सर, अगर अब हम देख रहे हैं कि बहुत बड़ी सीमा है, राजस्थान का एक बहुत बड़ा हिस्सा, 1000 से ज़्यादा किलोमीटर का जो बॉर्डर है वो साझा होता है यहाँ से। तो इस फ्रंट पर आना, ये अगर कश्मीर को छोड़ दें तो इस फ्रंट पर आकर के भारत के सामने टिकना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल, देखिए ये तो जैसा कि साहब ने बताया बहुत ही इम्पॉसिबल है। दूसरा, आई एक्चुअली डोंट बिलीव कि ये जो हमास की जो बात कर रहे हैं, हमास की तो वैसे ही कमर वहां पे तोड़ दी है इजराइल ने। उनके पास कहाँ पे कि इतने लड़ाके कि वो यहाँ आके बैठेंगे भावलपुर में, दैट 250 डिग्री टेम्परेचर के अंदर। आपको जैसे बताया राजस्थान का टेम्परेचर, भावलपुर का टेम्परेचर तो एक ही है। सो इट इज नॉट इजी। दूसरा, बीएसएफ इज अलर्ट। हमारे पास सारे डिफेंसेस है, हमारे पास फेंसिंग है, हमारे पास सारे हमारे मोर्चे, हमारी पोस्टें एवरी 3 to 4 किलोमीटर में हमारे बंदे बैठे हैं। एवरी
डे एंड नाइट हमारे पेट्रोलिंग करते हैं। इट इज नॉट इजी। दूसरा, पास्ट हिस्ट्री में अगर आप देखें तो मुझे लगता है कि करीब 25 साल पहले या 30 साल पहले एक सतराना एरिया में इन्होंने मिस एडवेंचर किया था, जिसमें 3 टेररिस्ट जो है क्रॉस किए थे, बॉर्डर फेंस क्रॉस करके, वो तीनों मारे गए थे। बीएसएफ ने उसको तीनों को मार दिया। सो इट इज नॉट इजी। पास्ट रिकॉर्ड भी अगर आप देखें तो ऐसा कोई चांस ही नहीं है कि दे विल टेक इधर कोई चांस लेंगे इधर आने के लिए। मुझे लगता है जो भी इन्होंने करना है वो एलसी एरिया में और जम्मू एरिया है जो सेंसिटिव एरिया है वहां पे ही ये कुछ हरकत कर सकते हैं। बाकी इंटरनेशनल बॉर्डर पे ये दे विल नॉट हैव एनी चांस, बिकॉज रेंजर्स का खुद का डिप्लॉयमेंट और उनका खुद का जो डिप्लॉयमेंट है और उनका जो वहां मैन पावर है बॉर्डर आउटपोस्ट में, हम तो देखते हैं हार्डली कुछ है हमारे ट्रूप्स के सामने। उनका दे डोंट स्टैंड एनीवेयर। हमारे पास जो वेपनरी है, हमारे पास जो सिस्टम है, हमारे पास जो लेटेस्ट सर्विलेंस गैजेट्स है, वो सब कुछ बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी और वेपन्स है, हमारे पास सब कुछ है। दे हैव नो चांस कि इधर से कोई मिसएडवेंचर करे। ठीक है, मैं इसमें भगवान सिंह जी को जोड़ रहा हूँ। इसमें भगवान सिंह जी एक चीज़ इसमें थोड़ा सा समझाइए कि और इसमें रणनीतिक तौर पर क्या कदम हो सकते हैं। भाई जैसे आप देखिए सिंधु जल समझौता जो है उसको रद्द कर दिया गया, इससे बड़ा इम्पैक्ट माना जा रहा है ना। ऐसे वीज़ा पासपोर्ट वाला जो सिस्टम है, इन सब चीज़ों से बड़ा असर होगा। हम देख रहे हैं कि रोज़ भारत की सरकार के द्वारा कुछ कड़ा और बड़ा कदम इसमें जो है वो लिया जा रहा है। तो अभी आगे इसमें और क्या जोड़ा जा सकता है? और मैं आपका क्वेश्चन समझ में नहीं आया। क्या आप कहना रणनीतिक तौर पर क्या और बड़े कदम इसमें उठाए जा सकते हैं? जैसा ये सिंधु जल समझौता उसको रद्द कर दिया भारत की सरकार के द्वारा ना, कुछ ऐसे 5 कड़े फैसले लिए गए। इसमें कुछ और चीजें भी जोड़ी जा सकती हैं क्या? नहीं, देखिए इसमें जो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हैं, जिसमें आप इंटरनेशनल लेवल के ऊपर तालिबान और ईरान और बलूचिस्तान के जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करते हैं, उनसे हमारा गठजोड़ बढ़ सकता है और बढ़ेगा। पहले से भी इनके साथ हमारे ताल्लुक बढ़े हैं और तालिबान के साथ में हमारे संबंध सुधरे हैं। ईरान से तो पहले से ही हमारे अच्छे संबंध हैं। इसलिए डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर पाकिस्तान को घेरा जा सकता है। दूसरा, पाकिस्तान को ये भी समझना चाहिए कि जो ये हालांकि अभी जो सिंध रिवर के जो एग्रीमेंट का जो असर हुआ है वो आसानी से इतना जल्दी परकोलेट नहीं करेगा, क्योंकि हमारे पास बांध की व्यवस्था नहीं है। सिंध के ऊपर तो कोई बांध अभी चालू हुआ नहीं है। चेनाब नदी के ऊपर जरूर बांध है और झेलम में भी बांध चालू हो सकता है, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। इसके असर का एक ये तो सिंबॉलिक है। दूसरा, पाकिस्तान में थोड़ा एक इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी जो ये था कि 3 युद्ध हो चुके, उसमें ये सिंध रिवर का जो एग्रीमेंट था उसके बारे में कुछ नहीं हुआ और अभी हो गया। तो एक साइकोलॉजिकल, यानी कि एक साइकोलॉजिकल तौर पर एक दबाव, एक प्रेशर भी है ये। लेकिन कितना इम्पैक्ट, हालांकि बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है और इसको लेकर के रिएक्शन भी सामने आ रहा है। खैर बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। आप जुड़े हमारे साथ, आपने अपना कीमती समय दिया। लेकिन खौफनाक जो आतंकी प्लान है उसको डिकोड करने की यहाँ पर हमने कोशिश की है और बताया है कि कैसे एक बड़ी जो बॉर्डर का इलाका है वहाँ पर क्या तैयारियां भी चल रही हैं और भारत की तरफ से क्या इस पर जवाब दिया जा सकता है। यार रुक गए, एक छोटे से ब्रेक के लिए आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।